नमस्कार दोस्तों, लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे काली बारिश क्या है और हाल ही में ये चर्चा में क्यों आई। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये आपको जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुआ उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात कर ले। संसार डीसीए यानी संसार डेली करंट अफेयर्स, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स मिलते हैं, वो भी हिंदी में। ये आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये 600 रुपए का है, पर अभी लॉकडाउन के चलते हमने लोचन अकेडमी में इसका प्राइस गिरा के 499 रुपए कर दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके इस सुविधा का लाभ उठाइए और जाके संसार डीसीए खरीदिए। इसे खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है ये न्यूज। तो अभी हाल ही में हिरोशिमा जापान की एक जिला अदालत ने 1945 में जो परमाणु विस्फोट हुए और उसके बाद जो काली बारिश हुई उसमें जीवित बचे 84 लोगों को पीड़ितों के रूप में मान्यता दे दी है। और अब ये सभी लोग परमाणु विस्फोट के पीड़ितों के रूप में उपलब्ध निशुल्क चिकित्सीय सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों को जो 84 लोग बच गए थे उनको क्या कह दिया गया कि वो पीड़ित थे, काली बारिश से वो पीड़ित थे कहीं ना कहीं, तो इसलिए अब उनको पीड़ित का दर्जा दे दिया गया है। तो इसलिए ये जो खबर है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये जो 84 वादी थे, इन्होंने जो जब हिरोशिमा जापान की जो न्यायालय है उसके समक्ष दलील प्रस्तुत की कि उनके स्वास्थ्य पर भी उसी तरह का प्रभाव पड़ा था जैसा कि उन लोगों पर पड़ा था जो घोषित इलाके में रहते थे। अब जो परमाणु विस्फोट हुआ हिरोशिमा और नागासाकी में, जिस जगह पे हुआ वो तो ग्राउंड जीरो हो गया। ठीक है, अब कहा जाता है कि कुछ 29 किलोमीटर के रेडियस में भी वहां पे ये परमाणु बम विस्फोट का प्रभाव देखा गया था कि उसकी वजह से जो काली बारिश हुई लोगों के स्वास्थ्य पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ा था। अब ये जो 84 वादी हैं ये उन इलाकों में रहते थे जो हमले के प्रभावित घोषित इलाके से तो बाहर थे, लेकिन हमले के बाद काली बारिश से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव प्रदूषण की चपेट में आ गए थे। ठीक है, तो जब जो जापान की सरकार थी उसने मुआयना किया हिरोशिमा नागासाकी का, सभी देखा और जो भी पीड़ित थे उनको चिकित्सीय सेवा दी निःशुल्क। तो जो ये 84 लोग थे, क्योंकि ये वो प्रभावी एरिया से बाहर थे तो इनको वो नहीं मिला, पर लेकिन अभी न्यायालय ने क्या कहा कि ये भी पीड़ित थे और इनके स्वास्थ्य पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है। ठीक है, और वैसा ही असर पड़ा है जैसा जो लोग ग्राउंड जीरो के पास थे उनको पड़ा था। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है इस काली बारिश का ये अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। ठीक है, तो हिरोशिमा जिला न्यायालय में जो सुनवाई हुई उसमें न्यायालय ने इन लोगों को हिबाकुशा के रूप में मान्यता देते हुए कहा है कि काली बारिश में भीगने वाले लोगों की भांति ये लोग भी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिन्हें परमाणु बम से संबंधित माना जाता है। अब हिबाकुशा कौन है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए इस हमले के पीड़ितों को, जो परमाणु विस्फोट हुआ उसके जो पीड़ित हैं उनको हिरोशिमा के स्थानीय लोग हिबाकुशा कहते हैं। तो अब ये जो 84 लोग हैं उनको भी हिरोशिमा की जिला अदालत ने हिबाकुशा का दर्जा दे दिया है। अब ये जो निर्णय आया है ये अमेरिकी बमबारी के 75 वर्ष पूरे होने के कुछ दिन पहले ही आया है, तो इसलिए भी ये इस साल के आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं परमाणु विस्फोट की घटना के बारे में। तो 6 अगस्त 1945 को परमाणु विस्फोट हुआ हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को हुआ नागासाकी में। ठीक है, इस पे अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया और एक अनुमान के अनुसार इन दोनों विस्फोटों और जो परिणामी आग लगी उसमें हिरोशिमा में लगभग 80,000 लोग
और नागासाकी में लगभग 40,000 लोगों की मौत हो गई। तो हिरोशिमा में लगभग 80,000 लोग और नागासाकी में 40,000 लोगों की मौत हो गई। और विस्फोट के बाद जो रेडियो एक्टिव विकिरण के संपर्क में जो लोग आए, उसके बाद क्या हुआ, काली बारिश हुई और दोनों शहरों में उस काली बारिश से हजारों लोगों की मौत हो गई। ठीक है, अब हिरोशिमा में भी बम विस्फोट हुआ और नागासाकी में भी बम विस्फोट हुआ, पर जो नागासाकी पे गिराया गया बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली था। ठीक है, तो नागासाकी में गिराया गया बम हिरोशिमा पे गिराए गए बम से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इससे कम लोगों की मौत हुई और शहर की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका प्रभाव एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहा। तो भौगोलिक स्थिति की वजह से इसका प्रभाव बहुत ही छोटे से क्षेत्र में था। ये है नागासाकी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हिरोशिमा की तुलना में नागासाकी में काली बारिश के लिए आवश्यक रेडियो एक्टिव सामग्री कम थी और यही कारण था कि यहाँ अपेक्षाकृत छोटे से क्षेत्र में ही बारिश सीमित थी। तो नागासाकी में बहुत ही छोटे क्षेत्र में बारिश हुई, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सामग्री इस्तेमाल की थी परमाणु विस्फोट में वो कम थी हिरोशिमा के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद 1976 में जापानी सरकार ने हिरोशिमा में जो परमाणु बम से विस्फोट हुआ 1945 में, उसमें अध्ययन किया और उसमें उस क्षेत्र का सीमांकन किया गया जिसके भीतर काली बारिश हुई और परमाणु विस्फोट के पीड़ित लोग थे। फिर उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दे दी गई। ये जापानी सरकार ने किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि काली बारिश क्या है। अब एक अनुमान के अनुसार इस परमाणु हमले से जो नष्ट हुई इमारतें उनसे जो मलबा और कालिक निकली और वो जब बम से निकले रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिली तो वातावरण में एक मशरूम रूपी बादल के रूप में प्रकट हो गया। तो एक मशरूम रूपी बादल बन गया। अब ये पदार्थ, ये सब जो मिलके जो बादल बनाया मशरूम रूपी, ये पदार्थ वायुमंडल में वाष्प के साथ संयुक्त हो गए, जिसके बाद काले रंग की बूंदें वो धरती पर गिरने लगी। इसे काली बारिश कहा जाता है। अब जिन लोगों ने ये काली बारिश देखी उन्होंने बताया कि ये काली बारिश की बूंदें बहुत ही बड़ी बड़ी बूंदें थी और ये सामान्य बारिश की बूंदों की तुलना में बहुत भारी भी थी। ठीक है, तो ये है काली बारिश। अब इस काली बारिश का क्या प्रभाव हुआ, तो इस घटना में जीवित बचे लोगों के अनुसार घटना के शिकार हुए बहुत से लोगों की शरीर की खाल जल गई और लोग गंभीर रूप से निर्जलित हो गए। तो उनके शरीर की खाल जल गई, लोग निर्जलित हो गए। और काली बारिश अत्यधिक रेडियोधर्मी पदार्थ से युक्त थी और इस संबंध में हुए अध्ययनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बारिश में आने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो गई लोगों को। और फिर काली बारिश ने कई लोगों में विकिरण के तीव्र लक्षण उत्पन्न कर दिए। तो विकिरण के तीव्र लक्षण उत्पन्न हो गए, कई लोगों को कैंसर हो गया, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। और ये जो काली बारिश का असर था वो शहर की जमीन और पानी में भी दिखा, क्योंकि जो शहर की जमीन और पानी वो भी विकिरण से दूषित हो गई। ठीक है, अब ये जो 1945 में बम विस्फोट हुआ, इसका जो प्रभाव था वो अध्ययन में पता चला कि ये ग्राउंड जीरो से तकरीबन 29 किलोमीटर के क्षेत्र में काली बारिश हुई। तो जो ग्राउंड जीरो था वहां तो हुआ ही, उसके बाद 29 किलोमीटर के क्षेत्र में तक काली बारिश हुई। तो ये था कि काली बारिश का क्या प्रभाव हुआ। अब हम देखेंगे कि परमाणु हमले में जापान को ही क्यों चुना गया, कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के साथ दे रहा था, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो जापान जर्मनी का साथ दे रहा था और जर्मनी ने मई 1945 में समर्पण कर दिया था। फिर जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन, उन सब की एक मीटिंग हुई पोट्सडैम में। ठीक है, वो जर्मनी के पोट्सडैम में मिले। वहां पे वो विचार करने लगे कि जर्मनी के उन्होंने विचार किया कि अभी तक प्रशांत क्षेत्र में युद्ध समाप्त नहीं हुआ है
और अभी तक जापान मित्र देशों के सामने समर्पण करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो इस पर वो विचार विमर्श करने लगे। उसके बाद पोट्सडम में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन को ये जानकारी मिली कि न्यू मैक्सिको में परमाणु बम का परीक्षण सफल रहा। और पोट्सडम में ही ट्रूमैन, अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच इस बात पर सहमति बनी कि यदि जापान तत्काल बिना किसी शर्त के समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होता तो उसके खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो वहां पे उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर जापान समर्पण नहीं करता तो उसके खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। फिर जापान के समर्पण नहीं करने के कारण 1 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तारीख तय की गई। लेकिन फिर तूफान आ गया और उसके कारण इस दिन पे हमला रोक दिया गया और 5 दिन बाद यानी 6 अगस्त को हमला किया गया। पर हिरोशिमा पे हमले के बाद नागासाकी पे हमला क्यों किया गया? अब हिरोशिमा पर हुए हमले के बावजूद जापान समर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ। संभवतः सीमा पर जो तैनात जवान के अधिकारी थे वो हिरोशिमा में हुई तबाही की जानकारी नहीं मिल पाई उन सबको। ठीक है। फिर उसके 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि जापान ने समर्पण से मना कर दिया तो 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। अब ये फैट मैन नामक बम था जिसमें 22,000 टन टीएनटी की शक्ति थी और वो नागासाकी पर गिरा दिया गया। फिर वर्ष 1945 में नागासाकी की जो मित्सुबिशी कंपनी है, वो जो हथियार बनाने वाले कारखानों का केंद्र था और वह साथ ही जहाज बनते थे फिर और टॉर्पेडो भी बनाए जाते थे जिनसे जापानियों ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी युद्ध पोतों पर हमला किया था। ठीक है। फिर नागासाकी पर परमाणु हमले के 1 दिन बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने अपने कमांडरों को देश के संप्रभुता की रक्षा की शर्त पर मित्र देशों की सेना के सामने समर्पण करने का आदेश दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अब मित्र देशों के सामने समर्पण कर दो। मित्र देशों ने शर्त मानने से इनकार कर दिया और हमले जारी रखे। तो उन्होंने शर्त रखी थी पर मित्र देशों ने कहा कि हम तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानेंगे। उसके बाद 14 अगस्त को एक रेडियो भाषण में सम्राट हिरोहितो ने प्रतिद्वंदियों के पास अमानवीय हथियार होने की दलील देकर बिना किसी शर्त के ही समर्पण करने की घोषणा कर दी। तो 14 अगस्त को बिना किसी शर्त के जापान ने समर्पण करने की घोषणा कर दी। तो अगर औपचारिक रूप से देखा जाए तो यह युद्ध 12 सितंबर 1945 को ही समाप्त हो गया था। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमले के शिकार लोगों की तकलीफ का अंत नहीं हुआ था और युद्ध की इस पीड़ा ने जापान के बहुमत को युद्ध विरोधी बना दिया। तो लोगों की जो पीड़ा थी, जो परमाणु विस्फोट हुआ उसके बाद जो काली बारिश हुई, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी उनसे जूझ रहे हैं और हाल ही में ही अब उन्हें जाके कुछ न्याय मिला है। ठीक है। तो ये था इस लेक्चर के बारे में, काली बारिश के बारे में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें संसार लोचन को और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।